सृष्टिकर्ता। तो वो सृष्टि करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कहीं भी कोई भी चीज जब उद्भूत होती है, उत्पन्न होती है, तो उसको ब्रह्मा, उसके अंदर जो एक शक्ति है जो नया करती है, कुछ नया सृजन करती है, उसको ब्रह्मा सृष्टि करता है। उसके बाद कुछ भी चीजों का जो है उसको एक स्थायित्व प्रदान किया जाता है, तो उसको विष्णु। अभी तीसरा जो भी रहेगा वो सृष्टि होता ही चला जाए और उसका संहार न हो, क्योंकि संहार होकर के ही फिर वापस सृष्टि होती है। एक चक्र है, तो इस चक्र के तहत संहार भी जरूरी है, तो संहार भी होता रहता है। खैर, ये तो अपनी बातें हैं, हम ऐसे देख रहे थे, आप लोग का जीके टेस्ट करते थे, उनका ध्यान दिया करिए। हमेशा हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अपडेशन होना चाहिए। और बिजली गई, तो इस पर भी बड़ा याद आ रहा है। पहली बार मैं विदेश पहुंचा था, ये बात 95 की, 1995 में मैं पहली बार विदेश गया था। कितने साल का रहा होगा? 31 साल का, 31 ईयर्स। वो समय ऐसा था जबकि वोकल वाले विदेश लगभग नहीं के बराबर जाते थे, वोकल नहीं जाते। आगे वोकल वाले विदेश नहीं जाते थे। और सितार क्यों जाते थे? सितार लेकर के सारे लोग, सितार के सभी छोटे बड़े कलाकार का विदेश दौरा लग जाता था। हम वोकल वाले सोचते अरे यार गजब आदमी है सब, थोड़ा सा सितार क्या बजाते, वो तो अपना लेके चल देते। और एक बार बड़ा दुखद चीज जानने को ये मिला कि बनास में एक बहुत बड़े गायक थे, जबरदस्त गाते थे, जयपुर घराने के एकदम प्रतिनिधि कलाकार थे, वो थोड़ा सितार भी बजाते थे। तो जब उनको विदेश यात्रा के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई, तो गाने का उनको नहीं मिल रहा था, तीनों की सितार लेके आइए, तो थोड़ा सितार थोड़ा गाना। पाटेकर जी सितार लेके गए। आश्चर्यजनक, इतने बड़े गवैया, इतने जबरदस्त गवैया थे, इसके बावजूद। तो सितार का जमाना था, तबला का जमाना था, थोड़ा बहुत नृत्य भी चला जाता था, गाने का नहीं कुछ जाता था। तो बनारस में जितने गवैया हैं, आप पूछ के देखिएगा, शायद ही मेरे पहले कोई गया हो बनारस से। बाहर के लोग थोड़ा भले ही जाते होंगे, लेकिन हमको तो याद नहीं आ रहा है। यहाँ के जितने गवैया हैं, गाने वाले लोग हैं, हमसे बुजुर्ग लोग जो हैं, हमसे बड़े, हमसे गुणी, हमसे अच्छे, इसके बावजूद विदेश यात्रा उनके लिए हो नहीं पाती। बाद में सभी जानने लग गए सभी लोग। तो जब मैं पहली बार पहुंचा, तो जिनके घर में हमको पहुंचना था वो स्पेन में गया था सबसे पहले। तो स्पेन की धरती पर उतरने से पहले हमको 2 विदेश में पैर रखने का मौका और मिल गया, वो ऑन द वे था। पहली बार हवाई जहाज उतरा ताशकंद में, जानते हैं ताशकंद जो है बड़ा फेमस है, हमारे इतिहास के लिए भी है, शायद आप लोगों को पता ही होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो ताशकंद में पहली बार उतरा, थोड़ी देर के लिए हॉप था, आधे घंटे के लिए वो एयरपोर्ट ले गए। तो पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं विदेश की धरती में पैर रखा। हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि ऐसे तो मैं विदेश जा नहीं पाता, ये तो संगीत का ही करामात है। नहीं, हमारे जैसे आदमी, हमको बचपन में याद है कि, और ये स्वाभाविक भी था उस जमाने के लिए, हमारे पिताजी हमको बोले कि चलो हम लोग एक दिन चलते हैं पावतपुर एयरपोर्ट, और वहां पर जा करके हवाई जहाज देखेंगे, नजदीक से दिखाई देता है। तो उस समय उतने बड़े बड़े चहारदीवारियां नहीं हुआ करती थी। पिताजी ले गए, और बगल में काफी उसका बना होना नहीं था उस समय, हार्डली 1-2 हवाई जहाज उतरता था, 2 उतरता होगा हार्डली, बनारस का कहाँ उस समय उतना। तो वो दूर एक जगह पे घास पर बैठा करके हम लोग वहीं पर नाश्ता पानी ले गए थे, खाना वाना खा रहे थे। बीच में जब हवाई जहाज उड़ने का हुआ, तो देखा हम लोगों ने कि दौड़ के जा रहा है, बड़े नजदीक से देखा, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं था कि हमको समझ में आता कि हवाई जहाज होता कितना बड़ा है। तो खैर, हम सबसे पहले पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट में जाके जो सरदार जी हमारे ड्राइवर था, मतलब उस टैक्सी ड्राइवर, तो सरदार जी जो है वो चला गया था, और एक छोटा सा सरदार वो बैठ करके, उसका बेटा होगा, बैठ, हम पीछे अपना सामान लेके बैठे।
तो चलते चलते बहुत दूर ले जा, अंधेरे में चला जा रहा, अंधेरे में चला जा रहा है। अरे 95 की बात है ना, आज की बात तो है नहीं, 30 साल पहले की बात है। आप समझ सकते हैं दिल्ली भी कितना विकसित रहा होगा। तो ऐसे जगह में जब पहुंचे थे हम, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, बड़े बड़े सड़कों से जब पार करते करते जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, देखा चमचम पूरा रोशनी और एकदम चमाचम, दिखने में जगमग जगमग। तो हम खिड़की से ऐसे देखने लगे, तो सरदार जी, तो सरदार तो मजाकिया स्वभाव, तो स्वभाव सरदारों का होता ही है, ऐसा शायद ही कोई हो जो कि 2-4 जोक न मार लेता हो। तो वो धीरे से बोला कि उतरेंगे या वापस ले चलूं, क्योंकि मैं ऐसे एकदम ठगा हुआ से देखा, अच्छा ये एयरपोर्ट है, ऐसा होता है। ऐसा तो पहली बार था, अकेले जा रहे थे। तो वो याद है, उससे आपको ये बताने की मैं कोशिश करूँ कि मैं कितना इन चीज़ों के लिए नया था। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट में, हमको बताया गया इधर चले जाओ, वहाँ जाओ, ये कागज, वो पासपोर्ट, तो सब हो गया जैसे ऐसे लोग बोलते गए, होता गया, लिखा रहता है, देख लिया। करते करते जब वहाँ पहुँचे तो हमको एक इलाके में बैठा दिया गया, जो अभी इस समय दिल्ली के टर्मिनल में वो नीचे एक है, अभी भी है नीचे वाली जगह। तो वहाँ पे शीशा लगा हुआ था, उधर से बसें आ रही थी जो कि लेकर के जा रही थी। तो एक बस, अच्छा शीशे में से उधर बस दिख रही है, पूरी तो दिखती नहीं बस, ये रोशनियाँ खिड़की में जो छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही थी। तो हमने कहा कि अच्छा हवाई जहाज यहाँ आ गया, अब हम चलेंगे। जब वापस दरवाजा खुला, वहाँ से कहते गाड़ी तो बस है, बस कहाँ ले जाएगी हमको। तो खैर समझ में आ गया कि यहाँ नहीं है, वहाँ आगे जाके तो बस हमको ऐसे 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 घुमा के हवाई जहाज तक ले गए। जाके वहाँ देखे तो मैं इतना बड़ा, पहली बार। तो ये सब याद आता है हमको, थोड़ा ये सब याद करने में और आप लोगों को बताने में बहुत मजा आता है। पता नहीं आप लोगों को मजा आता है कि नहीं, सुनने में कि नहीं, बोल होते होंगे, लेकिन जो पहली बार का आनंद है वो तो खैर भूल नहीं सकता। अब वहाँ पे बैठे हुए हमको खाली 1-2 चीज हमारे एक दोस्त ने बता दिया था कि टॉयलेट वगैरह होता है, पीछे की ओर होता है। हमने कहा कि कैसे, तुमको कैसे पता चला? तो बोला कि बैठे हुए थे, बड़ी तेज लगा हुआ था, तो तब से जो है वो हम देख रहे हैं कि कई लोग पीछे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो मैंने कहा अब यही होना चाहिए। तो मैं भी गया तो मिल गया मुझे, तो उसने बता दिया, तो हमें तो समझ में आ गया। लेकिन जब स्पेन पहुंचा तो स्पेन में चलो ऋषि बीच में बहुत सारी घटनाएं, वो कभी फिर कभी, नहीं तो गुफ्तगू हो जाएगा, गाना बजाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जब वर्णन करेंगे तो गया, फिर घंटा में तो साफ हो जाना है। तो फिर उसके बाद वहाँ जब पहुंचे तो हमको लेकर के एक आदमी रिसीव किया, अगले दिन मुझे अपने घर में सुनाया, फिर उसके बाद अगले दिन हमको एक बस में बैठा दिया भीगो जाने के लिए। अब भीगो जाने के लिए जब बस में बैठाया तो हम लोग को क्या मालूम है, बस मतलब चलेगी, घंटा भर बाद कोई पान की दुकान, चाय की दुकान आएगी, हम लोग उतरेंगे, पैर सीधा करेंगे, हाँ तो टॉयलेट जाएंगे, तो ये सब तो कॉमन चीज है, यही होगा। बैठे हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, हालत खराब, डिटेल नहीं बताएगा, हालत खराब। हमको समझे भी नहीं आ रहा कि बोले क्या, कहीं रुक ही नहीं रहा है, कैसे सब आदमी जा रहा होगा, कुछ समझ भी नहीं आया। जब वहां पे उतरे तो करीब 10:30 या 11 घंटा था वो बस, काफी दूर, मैड्रिड से लेकर के विगो, एकदम वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, पुर्तगाल के बॉर्डर। अगर आप वो जानते हैं, मैप जानते हैं, तो पुर्तगीज जो वो अपना लगा हुआ था स्पेन से, तो एकदम उसी इलाके में था, वेस्ट में। और हम यहाँ पे तो पोंतीवेद्रा नाम का जगह था, वहां से विगो, तो वहां लेने के लिए गया, तो वो जो उनको लेने के लिए जो मेन व्यक्ति था, तपन भट्टाचार्य, आप तो जानते हो, तबला वादक है, बनारस का लड़का है, वही हमको सारा बुलाया था उसने। तो जब उसने लेने आया तो हमसे पूरे गले वाले मिलने की कोशिश की। हमने कहा पहले बताओ है कहाँ? तो बोले क्यों, आपको यहाँ बस में? बस में? बोले हाँ, बस में नीचे तो था वहाँ बना हुआ। अब कैसे पता चलता? खैर, तो जब वीगो में गया तो वहाँ कार्यक्रम किया पहली बार, तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह का गाना ही नहीं सुना था कि एक आदमी गा रहा है, एक आदमी तबला बजा रहे, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, और कैसे सुन रहे हैं उनको पता भी नहीं। लंबा लंबा पीस चल रहा है, आधा घंटा तक एक ही चीज गा रहे हैं, एक ही गाने को गा रहे हैं, तो लोग का अजूबा था। लेकिन भगवान की कृपा थी, गाते हैं तो थोड़ा सुनते हैं लोग, चाहे हमारे गले में जो इफेक्ट डाला, ये सब करते हुए जब पहली बार गए, उसके बाद फिर आगे ग्रीस का दौरा लगता ही गया, 7 बार, 8 बार, 9 बार,
फिर आगे फ्रांस का, फिर सिंगापुर का, फिर उधर उसी में इंग्लैंड का, यूके का, और कई सारे देशों का इस तरह लगता चला गया। अभी जापान हुआ, यूएसए दोबारा तिबारा बल्कि हुआ, ये सब होता चला गया। पर हर बार हम खाली एक ही धन्यवाद देते हैं कि हम जिस जगह के बिलोंग करते हैं, जो घास पर बैठ करके दूर हवाई जहाज दिखाया जाता था, पिताजी ने भी सोचा नहीं था कि कभी ये लड़का आगे जाएगा तो ऐसा करेगा। उन्होंने भी सोचा नहीं था, यहाँ पता नहीं सोचा होगा। इतना ऊंचा सपना भी जहां न देखा जाता वहां पे पहुंचना, ये किसके साथ हुआ? ये उसी एक संगीत, जो शास्त्रीय संगीत हमने पकड़ा बिना किसी उसके। अगर हमारे काम में शास्त्रीय संगीत के बीच में कोई भी तीसरी चीज आ जाती थी, मेरे और शास्त्रीय संगीत के बीच में कोई भी तीसरी चीज, तो हम उस तीसरी चीज को हटा देते थे, चाहे वो कितना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो। जैसे आप जा रहे हैं, यहाँ आपको पकड़ना है हीरा, बीच में सोने का टुकड़ा मिल गया, वो सोना लेके परेशान है तो हीरा छूट जाएगा आपका। तो हमने कभी भी छोड़ा नहीं हीरे को। हमारा शास्त्रीय संगीत हीरा है और इसमें साधना है पूरी तरह से। मैं लगा था बीच में जितना आजकल के लोग जितना जो काम करते हैं ना, वो हम लोग के समय भी था। मैं भी यंग था, ऐसा नहीं है। हम भी तो गाना गा रहे हैं 18 साल से 17 साल से, कितना कुछ आया होगा। अरे आपके यहाँ आज डीजे है, हमारे समय ऑर्केस्ट्रा था। समय सब बुलाया करते थे, कोई गजल के लिए बुला रहा है, कोई फिल्मी गानों के लिए बुला रहा है, लेकिन जब तय कर लिया कि नहीं मुंह से निकालूंगा तो नहीं निकाला। उसमें मेरे पिताजी माताजी का भी योगदान है। उन्होंने भी कहा, लेकिन हम सुनते सबके थे वो थे, लेकिन हमेशा एक ही निगाह रखी है, और उस निगाह को रख करके जो कुछ भी हमने हासिल किया वो आपके लिए छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी है वो इसी को लेकर के। फिर हम नौकरी करने इसलिए नहीं पहुंचे थे, नौकरी करने के लिए इसलिए पहुंचे LIC में, क्योंकि हम बहुत सारे नए लोग हैं जानते नहीं। 26 साल LIC में वर्क भी किया। तो 26 साल नौकरी करने के लिए जब वहाँ पे गए तो उसके पीछे हमको इंटरव्यू में पूछा, बोले कि तुम्हारा नंबर इतना ज्यादा है, हाई स्कूल में इतना, इंटर में इतना, सब में आज जिसको 95 99 बोलते हैं, वो उस जमाने में 78 से 80 होता था। तो 78 और ये सब तो आसपास हम लोग 78 था तो वो स्कूल के टॉपर थे हम। आजकल लोग हंसेंगे, 78% लोग फेल मानते हैं। 99% लोग बोलते हैं इतना कम आया, 99.9 नहीं आया, ये मतलब होता है। तो वो नंबर अलग अलग समय के अलग अलग होते हैं। हमारे समय ऑल इंडिया जो टॉपर था वो 83% पाया था और मैं 78.6% पाया था। स्कूल में क्या, बनारस में मैं टॉप था। तो पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी, सब कुछ इतना अच्छा। और उसके बाद आप LIC में ये क्लर्की करने क्यों आ रहे हैं? वो जमाना नौकरी मिलने का था, लोग मिल जाते थे नौकरी करते हुए। जिसको चाहिए होता था, थोड़ा तेज तर्रार है तो उसको हो ही जाता है। तो मैं अपना उसी बैच में जिसमें इंटरव्यू हुआ, जिसमें रिटर्न हुआ LIC में, सब में मैं टॉप पे था। स्कूल में भी टॉप में था, तो उसमें भी टॉप होना ही था। टपाटप नौकरी भी मिली। तो फिर वहाँ भी लोगों ने कहा कि आप क्यों आ रहे हैं भाई इस तरह का? तो उनको हमने कहा कि नहीं, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के, नौकरी मेरी जरूरत है, ये सब सिखा के गए थे, हम घर से सीख के गए थे। आओ कृष्ण, इस समय को सिखा दिया गया था कि यही सब बोलना है कि यू आर वेरी नीडी, नीड जॉब चाहिए इसलिए। तो जब वो वहाँ पे बोलने वाले तो वो फिर पूछे, बोले कि लेकिन जॉब भी तुमको और कुछ अच्छा देखना चाहिए, LIC में ऑफिसर का पोस्ट है, फिर तुम क्लर्की करने क्यों आ रहे हो? अभी तुम मात्र इंटरमीडिएट के बाद BSc का पार्ट 1 पढ़े हो, पार्ट 1। तब फिर हमने तुरंत अपने प्रोफाइल में से वो सब निकाल के दिखाया कि मैं देखिए मैं ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल पाया हूँ, ऑल यूपी वाले में ये पाया हूँ, फर्स्ट है, यहाँ पे ये है, मेरे अपना झारखंड को सब 2-4 चीज़ें दिखाया। तो बोले कि तो तुम्हारा बहुत अच्छा ये सब है। तो मैंने कहा बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक पैर नौकरी के लिए रख दूँ, और जब एक पैर नौकरी के रख दूंगा तो दूसरा पैर में संगीत के क्षेत्र में उठा करके आगे बढ़ा सकूँगा। उसके पीछे भी एक ही रीज़न था। अगर हम ना नौकरी करके साधना करते हैं तो पता नहीं मैं ज़्यादा करते हैं या कम, लेकिन चूंकि हमारा फोकस उसमें था तो नौकरी करके भी 10 से 5 पूरी तरह से अपना काम, जितना और लोग दिन भर संगीत में रह के करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैंने काम किया। उसी में 3-4 ट्यूशन भी कर लेता था। सिखाना तो मेरा 1982 में पहली बार मैंने
संगीत सिखाना शुरू किया 43 साल पहले। उस समय मैं महज 18 साल का था। उस समय मैं पढ़ाने जाता था, 16 साल का था तभी से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ। सब जानते थे कि लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो बुलाते थे सब, चाची मामी नानी सब लोग कि हाँ हमारे बच्चे को पढ़ा दो, हमारे बच्चे को पढ़ा दो। तो कमाई भी होने लग गई थी, लेकिन संगीत करना है तो उसमें भी स्विच कर दिया। हमने कहा नहीं, ये ज़्यादा नहीं करना है, सिखाने जाएंगे भले ही थोड़ा कम पैसा मिलेगा, पहले उसमें कम मिलता था, आजकल उल्टा है। आजकल तो संगीत वालों को देखते बड़ी चंदी है सबको, थोड़ा गाए नहीं बजाए नहीं उनको काम मिल जाता है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हमारी अनाउंसर बैठी थोड़ा बोल ले वो उसकी बात हम देखें खुला। नवरात्रि साधना के द्वितीय चरण में मंचासीन है हमारे आदरणीय गुरुजी पंडित देवाशीष जी। उनके साथ तानपुरा संगत एवं खरालालन में सहयोग प्रदान करेंगे डॉक्टर शुभंकर डे जी। तबला संगीत प्रदान करेंगे किशोर मिश्रा जी और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय जी। गुरु जी को समर्पित। तो ये सारे जो पहली बार से संगीत की यात्रा, विदेश यात्रा शुरू हुई, बहुत अनुभव मिला कि कैसे उनको किया जाए। वहां पर भी हमारे ऊपर वही दबाव, ज्यादा बड़ा लंबा ख्याल मत करिएगा, विलंबित यहाँ कोई नहीं सुनता है, हम अड़े रहते हैं। नहीं यार विलंबित तो गायब है, विलंबित बिना गाय कैसे राग खिलेगा। और वो तब जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी अड़े थे, आज भी अड़े रहते हैं। हमको विदेश यात्रा में बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी कहा अरे विदेश में छोटा छोटा चीज गाइए। और ये छोटे छोटे चीज की स्थिति ये थी कि अमेरिका में एक बार मेरा जो 4-5 महीने के लिए गया था, जब मैं वो एक सेमेस्टर पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग प्रोफेसर या एडजंक्ट प्रोफेसर बोलते हैं, तो उसमें मैं जब गया हुआ था तो उसमें मेरे कई प्रोग्राम थे। तो जो अंतिम वाला प्रोग्राम था तो सुनने वाले तो घूम फिर के इधर वाले उस शहर में चले जाते थे, वहां सुनते थे, इधर शहर में होता तो वही लोग वो भी जाते थे, तो कभी कभी काफी लोग कॉमन होते थे। उनमें से एक को मैंने कहा कि हर बार तो वही एक राग लेकर के 45-50 मिनट 55 मिनट गाया करते हैं, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि 15-15 मिनट के 4 राग गाते हैं, 1 घंटे का कार्यक्रम है। तो क्या कि माय गॉड, वही सुनने के लिए तो हम लोग आते हैं कि तुम एक राग को इतनी देर तक कैसे गाते हो, तुम करो कि 4 तो गाओगे। तो अभी यहाँ पे जितने भी सब संगीतज्ञ लोग जा रहे हैं वो कहीं पर न कहीं पर वो गलत समझ रहे हैं। उनको लगता है कि इनको हल्का फुल्का किरवानी में एक धुन बजा करके फिर झमझम 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 झम सितार में वो कर देंगे और उछल कूद मचा देंगे, तो उससे आपका उसी समय आपका बड़ा नाम हो जाता है। सब लोग कहते हैं वाह वाह ताली उली बजा दी हो जाए, और उसके बाद उसको ना उसको उस तरह का समझ में नहीं करते। उनको लगता है कि ऐसे सड़क पे घूमते उस टाइप के लोग, और सड़क पे ही वास्तव में कई लोग घूमते हैं किसी तरह से। जो हम लोग इज्जत के साथ वहाँ पे जगह बनाए वो तो नहीं मिलने वाला है। हम गोस्वामी जी को देखते हैं हमेशा, हमने कल भी बताया था, किसी भी राग को पकड़ के इतना लंबा आलाप करते हैं और इतना सुंदर एकदम, वो तो रूपक तक नहीं बजाते, जैसे विलंबित मध्य विलंबित रूपक होता है वो भी नहीं, विलंबित 3 ताल नहीं जाएंगे और एकदम उनको हम तो भगवान की तरह मानते हैं। हम समझते हैं 50 बार तो खाली यूसे गए, जब देखो तब वहां घूमते रहते, घूम जाते हैं। आज भी उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो रही है, उसके बावजूद आपसे भी बड़े हैं वो। हाँ करीब 77-78 की उम्र है उनकी, 76 की, लेकिन अभी भी आराम से अकेले चले जाते हैं विदेश, और अक्सर उनका बुलावा आता रहता है, खूब जाते हैं। और यहाँ लोग समझते हैं नए लड़के जितने हैं कि जाके रहते हैं जैसे गिटार की तरह से बजा देंगे बाल बाल हिला के, तो हमारा वहाँ बड़ा नाम होगा। अरे भाई वो नाम होकर के आप वो जगह नहीं बना सकते। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, पैसा कमाना तो मापदंड होता नहीं है, इज्जत कमाना मापदंड होता है। तो हमारे संगीत को भी आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि आप संगीत को उस ढंग से पेश करें जो हमारे यहाँ का मूल तत्व है। राग में साधना है, राग में ध्यान है, और राग में आनंद है, और राग में रस है, और राग में इंटरटेनमेंट मनोरंजन भी है। इस मनोरंजन भी को अगर आपने मनोरंजन ही बना दिया तब तो गए काम से, तब तो आपको नहीं करना चाहिए।
इसलिए मनोरंजन ही ना बनाकर मनोरंजन भी बना करके चलिए। थोड़ा मजा, थोड़ा ध्यान। आपकी जिम्मेदारी श्रोताओं को ऊपर उठाने की भी है और श्रोताओं को उसका आनंद देने का भी है। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है शास्त्रीय संगीत पर। इस पर वर्तमान में बहुत चिंतन चल रहा है लोगों में कि संगीत को किस ढंग से लिया जाए, और तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब जब उस वहाँ प्रस्तुति किए वहाँ पे हम लोगों को उतना ही आनंद लोगों को मिला और वो लोग उतने ही खुश हुए। इसलिए उसको इस ढंग से ना देखें। आप भी लोग कभी जाएंगे तो उन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को सात्विक रूप से, शुद्ध रूप से और उसको पूरे उच्चता के साथ, ऊंचाई के साथ उनको प्रस्तुति जरूर करिएगा। आपको उसका फल दूर तक मिलेगा बहुत। तो ये सब चीजें हैं। फिर कभी थोड़ी बातचीत और होगी। पिछले बार चूंकि हम लोग केवल जापान यात्रा पर बातचीत कर रहे थे पिछले साल, इस बार थोड़ा घूम फिर के अमेरिका पहुंच जाए। फिर कभी यूरोप का भी हो जाएगा तो अगले साल। तो फिलहाल जैसा कि हमने बताया था कि आज हम कुछ इधर इस बार हम कुछ ऐसे रागों को जो हमारे, इसको हम कॉमन राग बोलते हैं, वे कठिन भी हैं लेकिन बहुश्रुत है। बहुश्रुत मतलब इनको हम बार बार सुनते हैं, सुनाई देता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम बहुत ज्यादा गाए नहीं। हमको प्रिय है लेकिन कभी गाय छोड़ दिए। तो हम तो पिछला खोजते रहे, हमको मिलवा ही नहीं किया कि हम बागेश्वरी कब गाए थे। तो लगा हमको शायद 2018-19 कब है, 18 या 17 या 18 या 19 ऐसे ही हुआ। नहीं, यमन हम बार बार गाए। यमन हम पिछले 1-2 साल के पीछे भी गाए। हाँ, यमन हम गाए। हमें लगता है भी 18-17 के 18 या 19 के आसपास। बार बार लाइट जाती है ना, वो तानपुरे का ऊपर नीचे हो जाता है। इसका दर्द आप लोग कैसे समझेंगे? ऐप है ना, इसलिए कई लोगों को लगता है कि तानपुरा हम खरीद लें, तो हम एक तरह से मना भी करते हैं। क्योंकि एक तो तानपुरा बहुत अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज है, लेकिन अगर मिला नहीं पाते तो सबसे बुरी चीज है। अगर बिना मिला हुआ तानपुरा लेके गा रहे हैं तो आपके गले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपका सुर बेसुरा होगा। तो पहले मिलाना सीखिए, सुर पहले सीखिए, साधना करिए, सुर का ज्ञान हो जाएगा तब आप मिला भी पाएंगे। और नहीं तो अपने पीछे शुभंकर साहब को बैठा लीजिए, हमारे झंझट से नहीं।